ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 61। इवान अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर बैठ गया। सी जोर रैंक डंगॉन हो, इवान ने बड़बड़ाया और ब्लैक ऑग्रे के कोर के बारे में सोचा। अगर मैं इस डंगॉन में प्रवेश करने से पहले ब्लैक ऑग्रे का डेवोर स्किल प्राप्त कर सकता हूं तो यह मेरी बहुत मदद करेगा, इवान ने बड़बड़ाया और कमरे के फर्श पर अपनी छाया को देखा। मैंने उस सी रैंक वाले भेड़िए का शरीर नहीं बेचा क्योंकि मैं उस पर डेवोर स्किल का उपयोग करने के बारे में सोच रहा था। अगर मुझे संयोग से वह स्किल मिल जाए, लेकिन क्या होगा अगर मुझे डंगॉन में प्रवेश करने से पहले स्किल मिल जाए, तो मुझे यकीन है कि उस स्किल के साथ मैं सी रैंक तक बहुत तेज़ी से पहुंच पाऊंगा। इवान को वास्तव में ब्लैक ऑग्रे के स्किल की ज़रूरत है क्योंकि उसे अभी भी याद है कि जब उसने अपने मोनाक कोर की मदद से भेड़िए के सी रैंक कोर को अवशोषित किया था तो उसे इसमें कोई सुधार महसूस नहीं हुआ था। हालांकि उस सी रैंक कोर में केवल 3/4 ऊर्जा बची थी, फिर भी यह उसके मोनाक कोर में बहुत कम सुधार था। अगर इवान ने सही अनुमान लगाया और उसने अपने मोनाक कोर को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ सी रैंक कोर का इस्तेमाल किया, तो उसे अपने मोनाक कोर को सी रैंक तक सुधारने के लिए 100 से ज़्यादा सी रैंक कोर की ज़रूरत होगी। अगर कोई सामान्य शिकारी अपने प्राइम कोर रैंक को डी से सी तक सुधारना चाहता है और वह सी रैंक कोर का इस्तेमाल करता है, तो उसे लगभग 50 सी रैंक कोर की ज़रूरत होगी और वह अपने कोर रैंक को डी से सी तक सुधार पाएगा। लेकिन यहाँ इवान को अपने मोनाक कोर को बेहतर बनाने के लिए 2 गुने से ज़्यादा कोर की ज़रूरत है। इसमें उसका प्राइम कोर शामिल नहीं है जो हाल ही में उत्परिवर्तित हुआ है। और अगर इवान सही है तो उत्परिवर्तन के कारण उसके प्राइम कोर को भी दूसरे शिकारियों के प्राइम कोर की तुलना में अपनी रैंक सुधारने के लिए ज़्यादा कोर की ज़रूरत होगी। उत्परिवर्तन के कारण उसका प्राइम कोर उसे बेहतरीन शारीरिक शक्ति देता है जो दूसरे शिकारियों के प्राइम कोर की तुलना में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उन कोर के बारे में सोचते ही इवान को बहुत ज़्यादा सिरदर्द होने लगा जिनकी उसे ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि इवान का सम्राट कोर वर्तमान में केवल डी रैंक पर है और इसे अपनी रैंक सुधारने के लिए 100 से अधिक सी रैंक कोर की आवश्यकता है। फिर भविष्य के बारे में क्या जब ये सी रैंक और बी रैंक पर पहुंच जाएगा? उसे इतने सारे उच्च रैंक कोर कैसे मिलेंगे? अरोरा दुनिया में राक्षस असीमित नहीं हैं। भले ही उसने कालकोठरी पर भरोसा करने का फैसला किया हो, वह इतने सारे कोर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार वह हर राक्षस से कोर प्राप्त नहीं करेगा जिसे वह मार देगा। लेकिन क्या होगा अगर उसे एक ऐसा कौशल मिल जाए जो उसे राक्षसों की लाशों को खाकर अपनी कोर रैंक सुधारने की अनुमति देगा? अन्य लोग ये कौशल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इवान जो राक्षसों के कोर को अवशोषित करके उनके कौशल प्राप्त कर सकता है वह अलग है। लगता है मुझे भविष्य में और अधिक काले राक्षस की तलाश करनी होगी, इवान ने खुद से कहा, क्योंकि वह जानता था कि 2 कोर को अवशोषित करके उसे काले राक्षस का कौशल प्राप्त करने की संभावना 0 के करीब है। इसलिए उसने भविष्य में और अधिक काले राक्षसों की तलाश करने का फैसला किया। मैं कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले इन दोनों कोर को अवशोषित कर लूंगा। कौन जानता है कि शायद मैं वास्तव में भाग्यशाली हो जाऊं और मुझे काले राक्षस का कौशल मिल जाए। इवान जानता था कि अगर उसे भक्षण कौशल नहीं मिला तो उसे अपने सम्राट कोर के सुधार के लिए नासकरी कोर इकट्ठा करने के लिए हजारों सी रैंक राक्षसों को मारना होगा और इसमें निश्चित रूप से बहुत लंबा समय लगेगा। इवान जो अपनी नौकरी वर्ग प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी हो सके सी रैंक तक पहुंचना चाहता था, उसके लिए यह एक बड़ा नहीं है। हालांकि भक्षण कौशल उसकी शक्ति में सुधार नहीं करेगा, फिर भी यह उसे विकास के मामले में एक उत्कृष्ट बढ़ावा देगा। तारांकन 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 तारांकन। 2 दिन बाद। माइक, क्या तुम कल उसके खिलाफ अपने मैच के लिए तैयार हो? लुकास ने माइक से पूछा जो लगातार शराब पी रहा था। तैयार करने के लिए क्या है? मैं बस वहां जाऊंगा और उसे उसकी जगह दिखाऊंगा, माइक ने घृणा भरी आवाज में कहा और गिलास से शराब पी ली। आह, लुकास ने माइक की बात सुनकर आह भरी और कहा, हम सभी जानते हैं कि वह हाल ही में बदल गया है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम भी उसके मुकाबले में नहीं हो। बम। माइक ने शराब का गिलास मेज पर पटक दिया और लुकास को धमकी भरे अंदाज में देखा। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उस कूड़ेदान को भी नहीं हरा सकता जो कालकोठरी में जाने से डरता है? देखो माइक, मैं जानता हूं कि मैंने जो कहा वह दुखदाई हो सकता है, लेकिन तुमने भी देखा कि कक्षा में रियो के साथ क्या हुआ, लुकास ने कहा और खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि तुम इसे समझते हो या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वह अब भी वही कचरा है जिसके साथ हम खेला करते थे, तो तुम्हें बाद में इसका पछतावा होगा, लुकास ने आखिरी बार कहा और माइक को अकेला छोड़ दिया। वह कमीना। माइक ने अपने दांत पीस लिए और बची हुई शराब पी ली। वह ये भी जानता था कि लुकास ने जो कहा वह सही था। आखिरकार वह अंधा नहीं है और उसने अपनी आंखों से देखा है कि रियो के साथ क्या हुआ। इवान ने सिर्फ एक थप्पड़ से लुकास को खत्म कर दिया, जो उससे ज्यादा कमजोर नहीं है। माइक ने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इतना मजबूत कैसे बन गया, उस चीज़ की मदद से मैं उसे हरा पाऊंगा, इसलिए वह मुझसे ज़्यादा मजबूत है। मैं अपनी कमज़ोरी की भरपाई के लिए दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा, माइक ने कहा और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैं ज़्यादा पैसे बचाना चाहता था और उस चीज़ से भी बेहतर कुछ खरीदना चाहता था, लेकिन सिर्फ उस कचरे की वजह से मुझे अपनी योजना बदलनी पड़ी। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे मेरा खेल बर्बाद करने का पछतावा हो। योजनाएं। माइक ने शराब की बोतल उठाई और उसमें से एक बड़ा घूंट लिया। मैं कल सबके सामने उसे कुचलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। आखिरकार मैच का दिन आ गया और ज़्यादातर छात्र इस मैच के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि बहुत से लोग हैरान थे कि इवान, जिसे अकादमी का सबसे कमज़ोर शिकारी का खिताब मिला था, माइक के खिलाफ लड़ने जा रहा है। क्या आपने अभी तक कोई शर्त लगाई है? इस मैच में बहुत से लोग शर्त लगा रहे हैं। हाँ, मैंने माइक पर शर्त लगाई है। मैं भी। आप कितना शर्त लगा रहे हैं? 2500 क्रेडिट। आपका क्या? इवान पर 1000 और माइक पर 5000। आपने उन दोनों पर शर्त लगाई है। वैसे इवान के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में अफवाहें सच साबित हुईं और उसने मैच जीत लिया तो क्या होगा? इसलिए मैंने उस पर 1000 क्रेडिट का दांव लगाया। अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं, आप उस कचरे पर दांव लगाकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अकादमी की अपनी खुद की सट्टेबाजी प्रणाली है, जहां छात्र मैचों पर दांव लगा सकते हैं। जब इवान सट्टेबाजी स्टेशन पर पहुंचा और उसने मैच की बाधाओं को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इवान पर दांव लगाने की संभावना 1:5 थी, जबकि माइक के लिए ये सिर्फ 1.3 थी। इसका मतलब है कि अगर कोई इवान पर 1000 क्रेडिट का दांव लगाता है और इवान मैच जीत जाता है, तो वह व्यक्ति सट्टेबाजी की राशि का 5 गुना जीतेगा, जो 5000 क्रेडिट है। दूसरी ओर, माइक के लिए संभावनाएं बहुत कम थीं क्योंकि ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि माइक आसानी से मैच जीत जाएगा। वे मुझे बहुत कम आंक रहे हैं, इवान ने सोचा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ। जितना अधिक वे उसे कम आंकेंगे, उतना ही अधिक पैसा वह कमाएगा, इसलिए वह इस बात से परेशान नहीं था कि लोग क्या सोच रहे हैं। इवान काउंटर पर गया और अपने बैंक खाते की पूरी शेष राशि दांव पर लगा दी। वैलेरी से 1,00,000 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद इवान के पास 1,02,000 और 48 क्रेडिट थे। इवान ने अपने सभी क्रेडिट दांव पर लगा दिए। यहाँ तक कि जो रिसेप्शनिस्ट दांव स्वीकार कर रहा था, उसने भी इवान को हैरानी भरी नज़र से देखा। जाहिर है, उसने इवान को पहचान लिया था और ये देखकर कि इवान खुद पर कितना दांव लगा रहा था, उसने सोचा कि क्या उसे भी इवान पर दांव लगाना चाहिए। दांव लगाने के बाद इवान बेटिंग काउंटर से दूर चला गया और स्पैरिंग एरिना की ओर चला गया जहां अकादमी के छात्र एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे थे। अरे इवान, मैंने तुम पर 5 क्रेडिट दांव लगाया है, मुझे निराश मत करना। तुम अमीर टाइकून हो, तुमने 5 क्रेडिट दांव पर लगाए, मैं बहुत गरीब हूं, मैं इवान पर सिर्फ 1 क्रेडिट दांव लगा पाया। जब इवान एरिना की ओर जा रहा था तो कुछ छात्रों ने हंसते हुए उससे कहा। इवान ने बस उन्हें तिरछी नज़र से देखा और खुद को उनसे परेशान नहीं किया। तुम्हारे मैच के लिए शुभकामनाएं। उस औक को हराओ। अभी भी कुछ छात्र थे जिन्होंने इवान पर दांव लगाया और उसका उत्साहवर्धन किया। जल्द ही इवान स्पैरिंग एरिना में पहुंच गया, जो वास्तव में एक बड़ा स्टेडियम था जो फुटबॉल स्टेडियम जैसा दिखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि स्टेडियम का मैदान घास की जगह कंक्रीट से बना था। मैं इस एरिना को जितनी बार भी देखूं, ये निश्चित रूप से अनावश्यक रूप से बड़ा है, इवान ने सोचा जब उसने एरिना का आकार देखा जो लगभग 5 फुटबॉल स्टेडियमों के बराबर था। जब इवान एरिना में दाखिल हुआ तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और दर्शकों की तरफ एक चकित नज़र से देखने लगा। हालांकि वह जानता था कि उसकी लोकप्रियता नकारात्मक तरीके से के कारण कई छात्र उसका मैच देखने आएंगे, लेकिन उसने कभी इतने लोगों को देखने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि स्टेडियम भरा हुआ नहीं था, लेकिन इवान देख सकता था कि वहां निश्चित रूप से 1000 से ज़्यादा छात्र थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर 1,00,000 छात्र भी देख रहे हों तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। इवान जल्द ही अपने सदमे से बाहर आया और आगे बढ़कर एरिना के मैदान में दाखिल हुआ। जब छात्रों ने इवान को मैदान में प्रवेश करते देखा तो कुछ ने उसका उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया, जबकि कई ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हारना मत, मैंने तुम पर 5000 क्रेडिट दांव पर लगाए हैं, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें चुनौती भी दूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं इवान, चलो डेट पर चलते हैं। तुम जिगोलो हो, मुझे उम्मीद है कि तुम लड़ाई के दौरान अपना तीसरा पैर खो दोगे। कुछ द्वेषपूर्ण पुरुषों ने इवान के लिए एक उपहार के रूप में भयंकर शाप भेजे, जिसे उसने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगता है कि किसी ने मुझसे डेट के लिए पूछा है। लोग आमतौर पर वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इवान भी ऐसा ही था, इसलिए उपहार भेजने के सत्र के दौरान उसने केवल महिलाओं की जय जयकार सुनी। रुको, मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अचानक इवान को लगा कि वह कुछ महत्वपूर्ण भूल गया है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि वह क्या था। इवान एरिना के मैदान के बीच में पहुंच गया और रुक गया।
जैसे ही इवान रुका, उसे आखिरकार याद आ गया कि वह क्या भूल गया था। मैंने माइक से शुक्रवार को मुझसे लड़ने के लिए कहा था, मैंने उसे कभी समय निर्दिष्ट नहीं किया। क्या होगा अगर वह आदमी रात के खाने के बाद आ जाए और मैं यहाँ एक बेवकूफ़ की तरह खड़ा रहूं? इवान अब अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और वापस जाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जैसे ही इवान वापस जाने के बारे में सोच रहा था, उसने एक बार फिर भीड़ की जयकार सुनी और अपने सामने देखा। एरेना के दूसरे छोर से एक भारी भरकम पुरुष उसके चेहरे पर ठंडे भाव के साथ उसकी ओर आ रहा था। अच्छा लगता है, मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, इवान ने मुस्कुराते हुए देखा जब उसने माइक को अपनी ओर आते देखा। लेकिन जब इवान ने देखा कि माइक ने क्या पहना हुआ है तो उसने एक भान उठाई और उसका भाव अजीब हो गया। मैच देखने आए लोग भी हैरान भाव से माइक को देखने लगे। हे भगवान, ये चीज़ क्या है? एक ही जोड़ रैंक के शिकारी ने चिल्लाते हुए देखा जब उसने देखा कि माइक ने क्या पहना हुआ है। उसने वह चीज़ क्यों पहनी हुई है? क्या उसे वाकई इतनी दूर जाने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि वह किसी बड़े बॉस से लड़ रहा है, उसे उस जिगोलो को इस तरह से परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, एक डी जोड़ रैंक के शिकारी ने कहा, लेकिन अगले ही पल वह जोर से हंस पड़ा। यह अच्छा है कि मैंने उस जिगोलो के बजाय माइक पर अपना पैसा लगाया, क्योंकि वह माइक को हरा नहीं पाएगा। माइक इवान से 10 मीटर दूर रुक गया और उसे ठंडी आंखों से देखा। दूसरी ओर इवान ने माइक को अजीब चेहरे से देखा, सटीक रूप से वह उस चीज़ को देख रहा था जो माइक ने पहनी हुई थी। माइक ने लाल रंग का पूरा चमड़े का कवच पहना हुआ था जो उसके शरीर को पूरी तरह से ढक रहा था, केवल उसका चेहरा असुरक्षित था। कवच को देखकर ही इवान महसूस कर सकता था कि कवच सामान्य नहीं था और इसका रक्षा मूल्य काफ़ी अधिक था। मुझे लगता है कि यह एक सी रैंक कवच है, इवान ने सोचा और माइक की ठंडी आंखों को देखा। ये देखकर कि माइक उसे कैसे ठंडे लेकिन साथ ही आत्मविश्वास से भरे चेहरे से देख रहा था, इवान उसे अजीब नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह आदमी सोच रहा है कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि उसने सी रैंक कवच पहना हुआ है? इवान उस सी रैंक कवच को देखकर हंसना चाहता था। आखिरकार वीआर में अपनी लड़ाई से इवान जानता था कि उसकी शक्ति सी जोड़ रैंक शिकारी के करीब है। भले ही माइक ने सी रैंक का कवच पहना हो, लेकिन उसे 100% भरोसा है कि वह बिना किसी परेशानी के माइक को हरा देगा। हालांकि इवान ने माइक द्वारा पहने गए कवच की परवाह नहीं की, लेकिन मैच देखने आए लोग दंग रह गए। लेकिन जल्द ही बहुत से लोग जोर जोर से जयकार करने लगे, जबकि कुछ लोग गाली देने लगे। हा, मुझे पहले से ही पता था कि माइक ही मैच जीतेगा, मैंने अपना पूरा भाग्य उस पर दांव पर लगा दिया था, एक छात्र जोर से हंसा और खुशी भरे लहजे में कहा। पहले तो वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसने अपना सारा पैसा माइक पर दांव पर लगा दिया था, और जब उसने यह अफवाह सुनी कि इवान बहुत ताकतवर हो गया है तो उसे संदेह होने लगा कि उसने सही व्यक्ति पर दांव लगाया है या नहीं। लेकिन अब जब उसने देखा कि माइक ने क्या पहना है तो उसे खुशी हुई कि उसने अपना सारा पैसा माइक पर दांव पर लगा दिया। उसके अनुसार इवान की शक्ति सी रैंक तक नहीं पहुंच सकती, और चूंकि वह सी रैंक का नहीं है इसलिए वह माइक को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, उसे हराना तो दूर की बात है। वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। पहले ज्यादातर लोगों को लगता था कि इवान शायद डी रैंक के आसपास है, इसलिए उसने माइक को चुनौती दी। लेकिन अब जब उन्होंने माइक को सी रैंक कवच पहने देखा तो उन्हें इवान से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा हुआ मैंने इवान पर 1000 क्रेडिट दांव पर लगा दिए। माइक इतना बेशर्म है कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, क्या वह निष्पक्ष रूप से नहीं लड़ सकता? कवच पहनकर लड़ने में क्या बुराई है? चूंकि उसने कवच पहना हुआ है, इसका मतलब है कि उन दोनों ने मैच से पहले ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था जो कवच के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता हो। वह सही है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उस बेवकूफ़ को दोष दें जो टहलने के लिए बाहर निकले जैसे कैजुअल कपड़े पहनकर लड़ने आया था। तुम्हें ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, है ना? माइक ने लोगों की बातें सुनकर मुस्कुराया और इवान से पूछा। माइक की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि माइक सी रैंक कवच पहनकर उससे लड़ने आएगा। इस कवच के लिए उसे कुछ 100,000 क्रेडिट खर्च करने पड़े होंगे। इवान का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने कवच के कारण माइक के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा। इवान ये सोचे बिना नहीं रह सका कि माइक किस तरह का भाव बनाएगा जब उसे एहसास होगा कि उसका कवच उसके सामने सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। जब माइक ने इवान के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे लगा कि इवान उससे डरता है, इसलिए वह मुस्कुराया और उसे एक और सरप्राइज देने के बारे में सोचा। माइक ने अपनी आभा छोड़ी और लोग एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि माइक की आभा एक डी जोड़ रैंक के शिकारी की थी। इवान ने भी आश्चर्य के भाव दिखाए जब उसने माइक को डी जोड़ रैंक का शिकारी बनते देखा। मुझे मत बताओ कि उसने डी जोड़ रैंक आगे बढ़ाने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल कोर खरीदने में किया, इवान ने सोचा और अब वह वास्तव में हंसना चाहता था। पहले कवच और अब कोर। इवान को नहीं पता कि माइक ने इन चीज़ों पर कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन एक बात इवान को साफ थी, यह आदमी अब से कप नूडल्स पर भी जिंदा रहेगा। भले ही माइक डी जोड़ रैंक पर पहुंच गया हो, लेकिन इवान के लिए इससे कुछ नहीं बदला, क्योंकि जब तक माइक सी जोड़ रैंक का शिकारी नहीं है, इवान को उसे हराने का पूरा भरोसा था।
क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? माइक ने इवान से पूछा जब उसने अपना डीजोरैन आभा जारी किया। माइक की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में इस बात पर पछतावा कर रहा था कि पैसे की कमी के कारण वह 1 मिलियन क्रेडिट दांव पर नहीं लगा पाया। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर माइक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आह, जब मैंने देखा कि कैसे इवान ने कक्षा में रियो को लगभग कुचल दिया था, तो मैंने उस पर अपना पैसा दांव पर लगा दिया। ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ समय के लिए कप नूडल्स पर रहना होगा। एक छात्र जो उस समय कक्षा में था जब इवान ने रियो को धमकी दी थी, उसने कड़वे लहजे में कहा। चिंता मत करो भाई, तुम अकेले नहीं हो जो कप नूडल्स पर रहोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उसके कंधे को थपथपाया और उत्साहवर्धक स्वर में कहा। जबकि इवान पर दांव लगाने वाले लोग निराश थे और माइक पर दांव लगाने वाले लोग जयकार कर रहे थे, एक व्यक्ति जो अपने मध्य 30 के दशक में दिखता है, स्पैरिंग एरेना में प्रवेश करता है। यह कोई और नहीं बल्कि रेफरी हो सकता है। रेफरी एक बी रैंक का शिकारी था। चूंकि स्पैरिंग के दौरान किसी के मरने की संभावना अधिक होती है, इसलिए एरेना में स्पैरिंग मैच के लिए रेफरी हमेशा एक उच्च रैंक का शिकारी होता है ताकि स्पैरिंग के दौरान कोई भी न मरे। रेफरी को आते देख माइक ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। उसने अपना सारा पैसा इस सी रैंक के कवच और कोर को खरीदने में खर्च कर दिया। वह वास्तव में एक सी जोड़ रैंक का कवच खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था ताकि वह उच्च स्तरीय कालकोठरी में प्रवेश कर सके। लेकिन इवान की चुनौती के कारण उसे यह सी रैंक का कवच और कोर खरीदना पड़ा क्योंकि उसके पास अभी भी सी जोड़ रैंक का कवच खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। कवच चूंकि सी जोड़ रैंक कवच खरीदने की मेरी योजना उसके द्वारा बर्बाद कर दी गई है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह इसके लिए भुगतान करे, माइक ने सोचा और उसकी ठंडी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वैलेरी? वैलेरी को देखकर एक पुरुष छात्र ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। वैलेरी ने पुरुष छात्र को एक लंबी नज़र से देखा और कहा, हम स्पैरिंग एरेना लियोन के अंदर हैं और एक मैच शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लियोन लगभग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, तो तुम भी यहाँ मैच देखने आए हो? मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। लियोन 185 सेमी लंबा था। उसके काले बाल और काली आंखें हैं और अपने संपूर्ण शरीर के साथ वह काफ़ी आकर्षक दिखता है। वैलेरी की तरह उसके चारों ओर का आभामंडल भी एक सी जोड़ रैंक रिवॉल्वर जैसा था। वैसे तुम मेरे पिछले प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हो? आपको बस आइस हॉट फ्लावर का 1/4 हिस्सा साझा करना होगा और मैं आपको उस कालकोठरी को साफ करने में मदद कर सकता हूँ। लियोन वैलेरी के पास बैठा और पूछा। सॉरी लियोन, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे पूरी तरह से बरकरार आइस हॉट फ्लावर चाहिए, वैलेरी ने कहा और अपना सिर हिलाया। तो इसके बारे में भूल जाओ। क्या आप निश्चित हैं? लियोन ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ पूछा। आपके लिए एक और सी जोड़ रैंक शिकारी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो मेरे जितना सक्षम हो। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। वैलेरी की बात सुनकर लियोन कुछ कहने वाला था, लेकिन अंत में उसने अपना मुंह बंद कर लिया और बस अपना सिर हिला दिया। मैं आपको नियम बताता हूं, रेफरी ने अरेना में आने के बाद इवान और माइक से कहा। भले ही आप लोगों ने कलाकृतियों के उपयोग के बारे में कोई नियम नहीं बनाया हो, लेकिन आपको तलवार, भाले और अन्य हथियारों जैसे किसी भी हमले प्रकार की कलाकृतियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि आप हथियार का उपयोग करते हैं तो एरेना के हथियार रैक से अपनी पसंद का हथियार लें। वे विशेष हथियार हैं जो विशेष रूप से स्पार के लिए बनाए गए हैं, इसलिए वे सुरक्षित हैं। दूसरा, आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि आंखों और क्रॉच क्षेत्र पर जानबूझकर हमला करने की अनुमति नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको तुरंत अयोग्य घोषित कर दूंगा। तीसरा, मैच तब समाप्त होगा जब आप में से कोई एक बेहोश हो जाएगा या आत्मसमर्पण कर देगा। चौथा और अंतिम नियम, अगर मैं आपको रुकने के लिए कहता हूं तो आपको तुरंत लड़ना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आप समझे? रेफरी की बात सुनकर इवान और माइक ने सिर हिलाया। आपको क्या लगता है इवान कब तक टिकेगा? पता नहीं, शायद 1 मिनट या कुछ और। मुझे लगता है कि मैच कुछ सेकंड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइक अपने कवच की वजह से इवान के सभी हमलों को आसानी से अनदेखा कर सकता है और हमले पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। उन दोनों को सिर हिलाते हुए देखकर रेफरी ने अपना हाथ काट लिया और चिल्लाया, आप शुरू कर सकते हैं। जब रेफरी ने मैच शुरू करने का संकेत दिया तो इवान और माइक दोनों ने कोई हरकत नहीं की। इवान ने कुछ नहीं किया क्योंकि वह मैच के बारे में चिंतित नहीं था और देखना चाहता था कि माइक क्या करने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर माइक ने कुछ नहीं किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि इवान उसके कवच की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश करता है। तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम उस दिन मुझे अहंकार से चुनौती देने के बाद कोशिश भी नहीं करने वाले हो, माइक ने इवान से मजाक करते हुए कहा और उसने आगे कहा, अगर तुम घुटने टेककर मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। माइक की बात सुनकर इवान की दिलचस्पी ये देखने में पूरी तरह से गायब हो गई कि माइक क्या योजना बना रहा था।
मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग करते समय इवान के चारों ओर मन की एक हल्की नीली परत दिखाई दी। मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग किए बिना भी इवान माइक को आसानी से हरा सकता है, लेकिन अगर इवान बिना किसी और चीज़ के सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से माइक को हरा देता है तो ये बहुत आकर्षक होगा। इसलिए इवान ने मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने का फैसला किया ताकि लोगों को लगे कि मन सुदृढ़ीकरण के कारण उसकी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक है। बेशक, मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद इवान अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति सीजोर रैंक तक पहुंच जाएगी। अगर इवान अपनी पूरी शक्ति से माइक पर हमला करता है, भले ही वह सी रैंक का कवच पहने हुए हो, तो इवान जानता था कि माइक के मरने की बहुत संभावना है। जब अन्य लोगों ने इवान को मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करते देखा तो वे सभी निराश हो गए। पहले तो उन्हें अभी भी थोड़ी उम्मीद थी कि इवान के पास कोई शक्तिशाली कौशल हो सकता है जो माइक की रक्षा को तोड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसे सबसे बुनियादी तकनीक मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करते देखकर उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इवान सहित सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चूंकि इवान माइक को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी लगभग 80% शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह माइक के कवच की सी रैंक रक्षा को तोड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इवान ने अपने पैरों को जमीन पर दबाया और अगले ही पल मैच देख रहे अधिकांश लोगों को यह समझ में आने से पहले ही वह माइक से पहले पहुंच गया। इवान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी चपलता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसने अपनी 80% शक्ति का उपयोग किया ताकि उसकी चपलता इतनी तेज न हो, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और माइक के सामने आने के बाद उसने उस पर एक मुक्का मारा। हालांकि मुक्का आकस्मिक था, लेकिन इस मुक्के की ताकत के कारण इवान की मुट्ठी के चारों ओर की हवा फट गई। इवान का चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि उसके मुक्के की ताकत भी उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। आखिरी पल में इवान ने मुक्के की ताकत कम करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसे पर्याप्त समय नहीं मिला, इसलिए वह ताकत कम नहीं कर पाया। माइक, जो अभी कुछ देर पहले मुस्कुरा रहा था, वह तब दंग रह गया जब इवान अचानक उसके सामने आ गया, और इससे पहले कि वह दूर जा पाता उसने देखा कि इवान ने उसके कवच पर मुक्का मारा। माइक को लगा कि पहाड़ को कुचलने वाली ताकत उसकी ओर आ रही है और उसके गंजे सिर के सभी अदृश्य बाल खड़े हो गए। लेकिन माइक, जो इवान के हमले के लिए तैयार नहीं था, वह कुछ नहीं कर सकता था। बूम क्रंच। जब माइक टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ रहा था तो एक तेज धमाकेदार आवाज के साथ साथ हड्डियां टूटने की आवाज गूंजी। माइक 30 मीटर दूर जा गिरा और 2 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। उसने जो लाल रंग का सी रैंक कवच पहना हुआ था वह फटा हुआ था, और छाती का वह हिस्सा जहां इवान ने उसे पहले मुक्का मारा था धंस गया था। माइक के मुंह से खून बहता रहा, क्योंकि उसका शरीर 30 मीटर दूर गिरने के बाद उसने हिलना बंद कर दिया था। पूरा अखाड़ा शांत हो गया, क्योंकि लोग इवान और फिर माइक को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। अरेना में सन्नाटा था, क्योंकि लोग बुरी तरह घायल माइक और इवान को देख रहे थे, जो चेहरे पर चकित भाव के साथ अरेना में खड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जब उन्होंने इवान को मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करते देखा तो वे सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने एक मुक्का मारा और माइक, जो सी रैंक कवच पहने हुए था, गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या उसने नकली सी रैंक कवच पहना हुआ था? मैच देख रहे सभी लोग आश्चर्यचकित थे, और जब वे अपने सदमे से बाहर आए तो पूरे अरेना में हंगामा मच गया। हे भगवान, आखिर क्या हुआ? उसने माइक को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? अरे, यह मैच फिक्स था। माइक ने नकली कवच पहना हुआ था। मैंने उस पर जो पैसे दांव पर लगाए थे उन्हें वापस कर दो। ये किस तरह का जादू है? यहाँ तक कि वैलेरी और लियोन भी इवान और बेहोश माइक को देख रहे थे और उनका मुंह आकार में खुला हुआ था। चूंकि दूसरों से अलग माइक और वैलेरी सी जोड़ रैंक के शिकारी हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि इवान कैसे आगे बढ़ रहा था और उन्होंने बस एक सामान्य मुक्का मारा। हालांकि इवान तेज था, फिर भी उसकी चपलता सी जोड़ रैंक के भीतर थी, इसलिए वे बिना किसी समस्या के इवान के हमले को देख पाए। यह अज्ञात है कि अगर इवान अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल करता तो वे उसे देख पाते या नहीं। रेफरी, जो अभी भी चकित इवान को अचंभित भाव से देख रहा था, शोर सुनकर अपने सदमे से बाहर आया और जल्दी से माइक की ओर भागा। वह माइक के पास आया और जल्दी से उसकी हालत जांची। जब रेफरी को लगा कि माइक अभी भी जीवित है तो उसने राहत की सांस ली। इवान के पहले के हमले की वजह से वह इतना हैरान था कि वह माइक के बारे में पूरी तरह से भूल गया। माइक की पसलियां टूट गई थीं और यहाँ तक कि उसके फेफड़े भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। सौभाग्य से, हालांकि माइक मौत के कगार पर था, फिर भी जब तक वह जीवित है वह उसे बचा सकता है। रेफरी के हाथ पर एक सफ़ेद रोशनी चमकी और माइक के शरीर में प्रवेश कर गई। सफ़ेद रोशनी के प्रभाव में माइक की चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। जल्द ही उसके मुंह से खून बहना बंद हो गया और उसकी टूटी पसलियां भी ठीक होने लगीं। इवान के मुक्के की वजह से माइक का सीना भी धंस गया था, जो अब सामान्य होने लगा है। जब रेफरी माइक को ठीक कर रहा था, इवान अपने चेहरे पर शिकन लिए अपनी मुट्ठी को देख रहा था।
उसे यकीन था कि उसने अपनी 80% शक्ति का इस्तेमाल किया है, और वीआर में अभ्यास करने के बाद उसने अपनी शक्ति के स्तर के बारे में जो समझा था, उसके अनुसार उसकी 80% शक्ति माइक को इस हद तक घायल नहीं कर सकती थी। इवान को यकीन था कि अगर उसने आखिरी समय में अपने मुक्के की शक्ति को खारिज नहीं किया होता, तो माइक उसके हमले की वजह से यहीं मर सकता था। बस क्या हो रहा है? इवान हैरान था कि उसकी शक्ति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई। वह कल ही वीआर रूम में गया था और उसकी शक्ति सामान्य थी। उसकी शक्ति में कोई सुधार नहीं हुआ था। इवान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी पिछली शक्ति के बारे में सोचा। हालांकि उसने अपनी शक्ति का 80% ही इस्तेमाल किया था, फिर भी यह वीआर में इस्तेमाल की जाने वाली 100% शक्ति के बराबर था। यहाँ यह अंतर क्यों है? लेकिन अचानक इवान को कुछ याद आया और उसने अपनी भौहें रगड़ीं। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? इवान ने सोचा और मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना बंद कर दिया जो अभी भी सक्रिय था। इवान के शरीर से मैना की हल्की नीली परत गायब होने लगी। जब हल्की नीली परत गायब हो रही थी तो इवान का मुंह फड़क उठा जब उसने देखा कि मैना की हल्की नीली परत के साथ साथ काले रंग की एक बहुत ही हल्की परत भी थी। इवान पूरी तरह से भूल गया कि उसका मैना दूसरों से अलग है। उसके मैना में छाया ऊर्जा का मिश्रण है जिसे वीआर दोहरा नहीं सकता। हालांकि वीआर मैजिक बुलशिट तकनीक का उपयोग करके अपने शरीर का एक आदर्श संस्करण बना सकता है, यह ऐसी छाया ऊर्जा नहीं बना सकता जो उसके मैना में मिश्रित हो। इवान को अभी भी याद है कि उसे नियम तोड़ने वाला की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उसने छाया ऊर्जा को जागृत किया था जो एक उच्च स्तरीय ऊर्जा है और अरोड़ा दुनिया में मौजूद नहीं हो सकती है। चूंकि यह ऊर्जा अरोड़ा दुनिया में मौजूद नहीं है तो अरोड़ा दुनिया की तकनीक इसे कैसे बना सकती है? मैं कैसे भूल सकता हूं कि छाया ऊर्जा के कारण मेरा मैना सुदृढ़ीकरण वीआर से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। इवान ने आह भरी और रेफरी की ओर देखा जिसने माइक का उपचार समाप्त कर दिया था। इवान को इस बात की चिंता नहीं थी कि माइक के साथ क्या हुआ। जब तक वह उसे नहीं मारता तब तक उसके लिए कोई अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं होगी। हालांकि रेफरी ने अपने कौशल का उपयोग करके माइक का उपचार किया, लेकिन वह अभी भी बेहोश था और यह अज्ञात था कि वह कब जागेगा। माइक का उपचार करने के बाद रेफरी ने इवान की ओर देखा जो अब ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसका मुंह हिलने से नहीं बच सकता था। ये किस तरह का मैना सुदृढ़ीकरण था? उसने सोचा और आश्चर्य किया कि क्या वह इतने सालों से नकली मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग कर रहा था। क्या मुझे उससे मैना सुदृढ़ीकरण सिखाने के लिए कहना चाहिए? मैं जीत गया, है न? जब इवान ने देखा कि रेफरी ने पहले ही माइक का उपचार कर लिया है तो उसने उससे पूछा क्योंकि वह अब जाना चाहता था। रेफरी इवान को इस तरह का बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछने के लिए डांटना चाहता था, लेकिन उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। जब रेफरी ने अपना सिर हिलाया तो इवान पलटा और एरेना से बाहर जाने लगा। इवान पर दांव लगाने वाले लोग पागलों की तरह जयकार कर रहे थे क्योंकि इवान पर ऑड्स बहुत अधिक थे, इसलिए उन सभी ने स्वाभाविक रूप से बहुत पैसा कमाया। हा, मैंने उस पर 10,000 क्रेडिट दांव पर लगाए थे और अब मुझे 5 गुना राशि मिलेगी। लेकिन एरेना में मौजूद ज़्यादातर लोगों के चेहरे उदास थे क्योंकि उन्होंने माइक पर दांव लगाया था और उसे कोस रहे थे। अरे, मुझे इवान पर 5 क्रेडिट के बजाय 5,000 क्रेडिट दांव पर लगाने चाहिए थे। तुमने कम से कम 5 क्रेडिट दांव पर लगाए, मैंने तो उस पर सिर्फ 1 क्रेडिट दांव पर लगाया था। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या चिल्ला रहे थे और चुपचाप एरेना से बाहर निकल गया। इवान ने स्पैरिंग एरेना छोड़ दिया और यह अनुमान लगाना काफ़ी आसान था कि एरेना छोड़ने के तुरंत बाद उसने क्या किया। क्या उसने वास्तविक जीवन में मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करके अपनी पूरी शक्ति का परीक्षण किया? नहीं, सबसे पहले उसने अपना फ़ोन निकाला और कैलकुलेटर खोला। फिर उसने कैलकुलेटर का उपयोग करके देखा कि उसे कितना पैसा मिलने वाला है। चूंकि ऑड्स 1:5 थे और इवान ने अपना पूरा बैंक खाता दांव पर लगा दिया था, इसलिए इस बार उसने काफ़ी पैसा कमाया। जब इवान ने कैलकुलेटर पर संख्या देखी तो उसकी आंखों से एक चमकीली किरण निकली। 510, 240। मुझे उम्मीद है कि इस बार गरीबी से मेरा नाता जीवन भर के लिए टूट जाएगा, इवान ने बड़बड़ाया और अपने कमरे की ओर चलना शुरू कर दिया। दांव लगाते समय उसने अपना बैंक खाता नंबर दिया ताकि जीतने वाली राशि कुछ समय बाद उसके बैंक खाते में आ जाए। अपने कमरे में पहुंचने के बाद इवान बैठ गया और एक बार फिर मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग किया। उसके शरीर के चारों ओर हल्के नीले रंग की मैना की परत और काले रंग की एक हल्की परत दिखाई दी जो लगभग अदृश्य थी। इस बार इवान ने पीछे नहीं हटते हुए मैना सुदृढ़ीकरण का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। इवान ने महसूस किया कि उसका शरीर शक्ति से चमक रहा है और वह आसानी से वीआर में अपनी पूरी शक्ति और वास्तविक जीवन में अंतर महसूस कर सकता है। इवान ने मैना सुदृढ़ीकरण की शक्ति को 80% तक कम कर दिया और पाया कि उसका शक्ति स्तर वीआर के समान था। यदि वह 80% शक्ति का उपयोग करता है तो वह सी जोड़ रैंक पर पहुंच जाएगा। इवान ने एक बार फिर मैना सुदृढ़ीकरण की 100% शक्ति का उपयोग किया और अपनी शक्ति के स्तर को महसूस किया।
जल्द ही इवान को लगा कि 100% शक्ति पर वह सी जोड़ रैंक के शिकारी से अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि वह बी रैंक के शिकारी की तुलना में अभी भी बहुत कमज़ोर होगा। इवान महसूस कर सकता है कि यदि वह मैना सुदृढ़ीकरण का पूरी शक्ति से उपयोग करता है तो उसे सी जोड़ रैंक के शिकारी को हराने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जल्द ही इवान को कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? इवान ने सोचा और 100% शक्ति तक मैना सुदृढ़ीकरण बनाए रखना जारी रखा। शुरुआत में दर्द बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ने लगा और बदतर होता चला गया। 5 मिनट के बाद इवान को लगा कि उसका शरीर अपनी सीमा पर पहुंच गया है। इवान को लगा कि अगर वह मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करना जारी रखता है तो उसका शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। मैना द्वारा लाई गई शक्ति, जिसमें थोड़ी छाया ऊर्जा मिली हुई है, उसके वर्तमान शरीर के लिए बहुत ज़्यादा थी। इवान इस भावना से बहुत परिचित था। ये वैसा ही था जैसा तब हुआ था जब उसने सी रैंक के भेड़िए से लड़ाई की थी और छाया ऊर्जा की एक इकाई का इस्तेमाल किया था। छाया ऊर्जा की एक इकाई का इस्तेमाल करने के बाद इवान का शरीर अपनी सीमा पर पहुंच गया था और उस समय उसकी हड्डियां भी टूटने लगी थीं। इवान ने जल्दी से मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन उसे अभी भी अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। इवान ने एक उपचार औषधि निकाली जो वह मिशन पर जाने के दौरान लाया था और जल्दी से उसे पी लिया। उसके पूरे शरीर में एक ताजगी भरी अनुभूति फैल गई और उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह कम होने लगा। मैं अपने वर्तमान शरीर के साथ मैना सुदृढ़ीकरण का पूरी शक्ति से उपयोग नहीं कर सकता, इवान ने बड़बड़ाया और बिस्तर पर लेट गया। जब इवान ने 80% शक्ति का उपयोग किया तो वह सी जोड़ रैंक पर पहुंच गया और उसे अपने शरीर पर कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने 100% शक्ति का उपयोग किया और उसकी शक्ति सी जोड़ रैंक की सीमा को पार कर गई, इवान का शरीर शक्ति को संभालने में सक्षम नहीं था। मुझे मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग 80% तक ही करना चाहिए क्योंकि मेरा शरीर वर्तमान में 100% को संभाल नहीं सकता है। इवान ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना किसी कारण के खुद को नुकसान पहुंचाना पसंद करता हो, इसलिए उसने छाया ऊर्जा के बोझ को संभालने के लिए अपने शरीर के पर्याप्त मजबूत होने से पहले 100% शक्ति तक मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। लेटते समय इवान ने अपनी आंखें बंद की और अपने सम्राट कोर को महसूस करने की कोशिश की। एक काली बूंद जो वास्तव में छाया ऊर्जा है, उसके सम्राट कोर के चारों ओर घूम रही थी। पिछली बार जब उसका प्राइम कोर डी रैंक में विकसित हुआ तो उसने छाया ऊर्जा की एक इकाई को अवशोषित कर लिया और उत्परिवर्तित हो गया। उस समय इवान ने सोचा कि उसे वह एक इकाई वापस नहीं मिलेगी, लेकिन 24 घंटे के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि छाया ऊर्जा की वह एक इकाई फिर से उत्पन्न हो गई और उसके सम्राट कोर के चारों ओर दिखाई दी। इवान ने कुछ समय तक ऊर्जा की काली बूंद को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मुझे इसका परीक्षण नहीं करना चाहिए। क्या होगा अगर मेरा शरीर पिछली बार की तरह छाया ऊर्जा को संभाल नहीं पाया? मुझे अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। इवान छाया ऊर्जा की उस एक इकाई का उपयोग करके ये देखने के बारे में सोच रहा था कि क्या होगा। लेकिन जब उसे याद आया कि भेड़िए के साथ उसकी लड़ाई समाप्त होने के बाद क्या हुआ था तो इवान ने बस अपना सिर हिला दिया। उसे अभी भी याद है कि कैसे उसका मन अस्त व्यस्त हो गया था और छाया ऊर्जा की शक्ति के कारण उसका शरीर टूटने लगा था। इवान बिना किसी कारण के उस तरह का दर्द महसूस नहीं करना चाहता। 30 मिनट के बाद मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के कारण उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह पूरी तरह से गायब हो गया। अचानक इवान को अपने फ़ोन पर एक संदेश मिला। पहले तो उसने सोचा कि यह सट्टे के बाद जीती गई रकम के बारे में संदेश होगा, इसलिए उसने उत्साह से संदेश खोला। लेकिन जब उसने देखा कि यह उसकी जीत की राशि के बारे में संदेश नहीं था तो वह निराश हो गया। यह एक अज्ञात नंबर से आया संदेश था। अब जब तुम्हारा मैच खत्म हो गया है तो चलो 2 दिन बाद रविवार को निकलते हैं। हालांकि नंबर अज्ञात था, इवान ने तुरंत पहचान लिया कि उसे यह संदेश किसने भेजा है। उसे मेरा नंबर कैसे मिला? इवान ने बड़बड़ाया क्योंकि उसने उसे अपना नंबर कभी नहीं दिया था। लेकिन जल्द ही उसने अपने कंधे उचका दिए और उसे संदेश भेजा कि उसे रविवार को जाने में कोई समस्या नहीं है। उसे संदेश भेजने के बाद इवान ने अपना फ़ोन रख दिया और अधिक औषधि और अन्य आवश्यक चीज़ें खरीदने के बारे में सोचा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने काले राक्षस के कोर को अवशोषित करने के बारे में सोचा। मैं उन्हें कल अवशोषित कर लूँगा। आशा है कि मेरी किस्मत इस बार मुझे निराश नहीं करेगी, इवान ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। भले ही उसने लंबे समय तक 100% शक्ति के लिए मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग नहीं किया था, इवान को अभी भी लग रहा था कि उसका शरीर थक गया है, इसलिए उसने कुछ देर सोने का निर्णय लिया। मैच खत्म होने के बाद लियोन ने वैलेरी को अलविदा कहा और एरेना से बाहर निकल गया। एरेना से बाहर निकलने के बाद लियोन अकादमी में अपने कमरे की ओर चला गया, जहां वह बहुत कम आता जाता है। लियोन एक सी जोड़ रैंक का शिकारी है, इसलिए वह शायद ही कभी अकादमी में रहता है और अपना ज़्यादातर समय बाहर अलग अलग तरह के मिशन करने या अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए कालकोठरी साफ करने में बिताता है। सी रैंक का शिकारी बनने के बाद अकादमी के नियम आपके लिए काफ़ी ढीले हो जाएंगे।
अन्य छात्रों के विपरीत, जिन्हें मिशन न करने या कोई आपात स्थिति होने पर कक्षाओं में जाना पड़ता है, आपको सी रैंक पर पहुंचने के बाद इन चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कक्षाएं छोड़ने की अनुमति होगी, क्योंकि वे ये भी जानते हैं कि कक्षाओं में जाने के बाद सी रैंक का शिकारी बहुत कम हासिल कर सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ सी रैंक तक पहुंचने वाले छात्रों तक ही सीमित है, और अकादमी में रहते हुए सी रैंक तक पहुंचना आसान नहीं है। आप सिर्फ 4 साल के लिए अकादमी में जा सकते हैं, और 4 साल में सी रैंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इवान के विपरीत, जिसे अपने सम्राट कोर के कारण अपनी नींव को अस्थिर बनाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य लोग अगले चरण में आगे बढ़ने के बाद इसे स्थिर किए बिना अपने कोर को लगातार विकसित नहीं कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अध्याय 37 पढ़ें। यदि वे अपनी नींव को स्थिर किए बिना कोर का उपयोग करके आगे बढ़ना जारी रखते हैं, तो भविष्य में उनके लिए अगले चरण में आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। वापस जाते समय जब लोगों ने लियोन को देखा तो उन्होंने उसकी ओर सिर हिलाया, क्योंकि वह वैलेरी की तरह ही सी जोड़ रैंक तक पहुंचने वाले छात्रों में से एक है। लियोन ने भी उनकी ओर सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चलना जारी रखा। 5 मिनट चलने के बाद वह अपने कमरे में पहुंच गया, जो स्पष्ट रूप से इवान के कमरे से बहुत बेहतर था। अपने कमरे में पहुंचने के बाद लियोन का शांत चेहरा पूरी तरह से उखड़ गया और वह इधर उधर घूमने लगा। भले ही मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे उसे सूचित करना होगा, लियोन ने बड़बड़ाया और कुछ हिचकिचाहट के बाद अपना फ़ोन निकाला। लियोन ने एक नंबर डायल किया और उस पर कॉल किया। इस बार क्या हुआ लियोन? मुझे मत बताना कि तुम एक बार फिर असफल हो गए। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई और लियोन को एक पुरुष की सुस्त आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनने के बाद लियोन ने गहरी सांस ली और कहा, उसने वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जो तुमने मुझे डील ऑफर करते समय देने को कहा था। लियोन के ऐसा कहने के बाद कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। यह बिल्कुल अप्रत्याशित है। 1 मिनट बाद लियोन ने एक बार फिर आवाज़ सुनी, क्या तुमने 1/4 से ज़्यादा आइस हॉट फूल मांगा था? नहीं, लियोन ने तुरंत मना कर दिया। मैंने भी वैसे ही 1/4 फूल मांगा था जैसे तुमने मुझसे मांगा था। पहले तो उसने मना नहीं किया और कहा कि वह इस बारे में सोचेगी, लेकिन आज जब मैंने उससे पूछा तो उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह अजीब है। उसे जो औषधि बनानी है उसके लिए उसे सिर्फ आधे आइस हॉट फूल की ज़रूरत है। उसे उस प्रस्ताव को सुनने के बाद मान जाना चाहिए था और तुम्हें अपने साथ आने देना चाहिए था, लेकिन लगता है कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो तुमसे ज़्यादा काबिल है, और वह व्यक्ति आइस हॉट फूल नहीं मांगता। मुझे भी लगता है कि उसे कोई और मिल गया है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे उसकी मदद करने के बदले में पैसे मांगने चाहिए। इस तरह वह मुझे मना नहीं करती और मैं आसानी से मिशन पूरा कर लेता, लेकिन तुमने कहा था कि आइस हॉट फूल मांगो, जो हम में से किसी के काम का नहीं है। तुम भोले हो लियोन। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुमने पैसे मांगे तो उसे तुम पर शक नहीं होगा, क्या तुम्हें लगता है कि वह बेवकूफ़ है? वह पहले से ही जानती है कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सी जोड़ रैंक के शिकारी के रूप में इसे आसानी से कमा सकते हैं। हमने पहले भी कोशिश की लेकिन उसे पकड़ने में असफल रहे। अगर आप वहां जाते हैं और पैसे मांगते हुए उसकी मदद करते हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि वह आप पर शक नहीं करेगी? सबसे अच्छा विकल्प फूल का 1/4 हिस्सा मांगना था, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आपके किसी जानने वाले को उस फूल की ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर रहे हैं ताकि वह आपको फूल का 1/4 हिस्सा दे सके। जब लियोन ने उस आदमी की बात सुनी तो उसे समझ में आया कि उसने पैसे के बजाय फूल मांगने के लिए क्यों कहा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसके साथ कालकोठरी में नहीं जा सकता और वह नहीं कर सकता जो आपने मुझे करने के लिए कहा है। इस बारे में भूल जाओ, बस पता लगाओ कि वह कब कालकोठरी में जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले का ध्यान रखूंगा। इवान अपने हाथ को देखते हुए चेहरे पर गंभीर भाव लिए बिस्तर पर बैठा था। इवान के हाथ में एक काला कोर था। काला कोर स्वाभाविक रूप से उस काले राक्षस का कोर था जिसे उसने कुछ दिन पहले पाया था। अपने गंभीर भाव और सुंदर चेहरे के कारण इवान काफी आकर्षक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह आकर्षक छवि पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हे भाग्य की देवी, इस विनम्र को आशीर्वाद दें। मैं आपके मंदिर की खोज करूंगा और अगर मुझे वह कौशल मिल जाए जो मुझे चाहिए तो वहां 1 मिलियन क्रेडिट दान करूंगा। अगर अरोरा दुनिया के बारे में अधिक जानने वाले अन्य लोग इवान की कही गई बात सुनेंगे तो वे तुरंत समझ जाएंगे कि इवान भाग्य की देवी को ठगने की कोशिश कर रहा है। कैसे? क्योंकि अरोरा दुनिया में भाग्य की देवी का कोई मंदिर नहीं है। इवान ये भी जानता था कि अरोरा दुनिया में भाग्य की देवी का कोई मंदिर नहीं है। बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह इंटरनेट पर भी जांच करता है और भाग्य की देवी के मंदिर की तलाश में 10 मिनट बर्बाद करता है, लेकिन खोज परिणामों से पता चला कि अरोरा दुनिया में भाग्य की देवी का कोई मंदिर नहीं है। अरोरा दुनिया में भाग्य की देवी का कोई मंदिर नहीं है। इसकी पुष्टि करने के बाद ही इवान ने इस तरह प्रार्थना करने की हिम्मत की। चूंकि भाग्य की देवी का कोई मंदिर नहीं है, इसलिए उसे अपना पैसा दान नहीं करना पड़ेगा। प्रार्थना के दौरान उसने कहा कि वह उसके मंदिर की खोज करेगा और 1 मिलियन क्रेडिट दान करेगा। वह उस मंदिर की खोज तब तक करेगा जब तक वह मर नहीं जाता।
क्या इवान ने सोचा कि भाग्य की देवी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वह नहीं समझ पाएगी कि वह क्या सोच रहा है? हाँ, उसने सोचा कि भाग्य की देवी एक विक्षिप्त है। क्यों? वह एक आशावादी युवा है और वह जो चाहे सोच सकता है जो उसे खुश करे। क्या उसे अपनी हर बात समझाने की ज़रूरत है? एक और मिनट प्रार्थना करने के बाद इवान काले राक्षस के पहले कोर को अवशोषित करने के लिए तैयार था। उसने अपना मुंह खोला और उम्मीद भरी नज़र से कोर को अपने मुंह में डाल लिया। हमेशा की तरह कोर पिघल कर चौंक गया और ऊर्जा में बदल गया जो उसके मोनाक कोर की ओर दौड़ी। जब ऊर्जा उसके मोनाक कोर के पास पहुंची तो यह थोड़ा तेजी से घूमने लगा और ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। कुछ ही सेकंड में डीजोर रैंक कोर की पूरी ऊर्जा उसके मोनाक कोर द्वारा अवशोषित कर ली गई। हालांकि इवान को पहले से ही यह पता था, फिर भी वह तब हैरान रह गया जब उसके मोनाक कोर ने तुरंत डीजोर रैंक की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। वह जानता था कि अगर वह अपने प्राइम कोर के जरिए डीजोर रैंक कोर की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश करता है तो उसे इसे पूरी तरह से अवशोषित करने में कुछ मिनट लगेंगे। इवान ये देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि क्या उसे कौशल मिलता है। समय बीतता जा रहा था लेकिन उसे कोई सूचना नहीं मिली कि उसे कोई नया कौशल मिला है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, इवान ने बड़बड़ाया और आह भरी। आह भरने के बाद इवान ने ब्लैक ऑग्रे का दूसरा कोर निकाला और पिछली बार की तरह एक बार फिर प्रार्थना की। वह अभी भी कौशल पाने की उम्मीद कर रहा था। इवान ने एक बार फिर कोर को अपने मुंह में डाला और यह एक बार फिर ऊर्जा में बदल गया। ऊर्जा उसके सम्राट कोर की ओर बढ़ी और उसमें समा गई। इवान का दिल ड्रम की तरह धड़कने लगा और उसने उम्मीद भरी आंखों से अपनी स्टेटस विंडो को देखा। लेकिन जब 3 सेकंड के बाद भी उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला तो उसने एक बार फिर आह भरी। लगता है कि भाग्य की देवी मंदबुद्धि नहीं है, इवान ने सोचा जब उसे कौशल नहीं मिला। जैसे ही इवान अपनी स्टेटस विंडो बंद करने वाला था, उस पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। आपको डिवोरर कौशल प्राप्त हुआ है। इवान ने नोटिफिकेशन पढ़ा और कुछ बार पलकें झपकाईं। फिर उसने एक बार फिर नोटिफिकेशन पढ़ा और पहली भावना जो उसने महसूस की वह थी गर्व, क्योंकि वह भाग्य की देवी के बारे में सही था। वह वास्तव में मंदबुद्धि है और उसने उसे वह कौशल देकर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया जो वह सबसे अधिक चाहता था। चिंता मत करो भाग्य की देवी, जब से तुमने मुझे वो हुनर दिया है जो मैं चाहता था, मैं तुम्हारे मंदिर की तलाश जरूर करूंगा, इवान ने जोर से कहा और हुनर के विवरण को देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। भक्षक, ये हुनर मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवान का दिमाग खाली हो गया जैसे कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया हो और वह बस स्टेटस विंडो को देखता रहा और उसके चेहरे पर वही बड़ी मुस्कान थी। इवान ने बिना पलक झपकाए अपनी स्टेटस विंडो को देखा जैसे उसने अभी अभी भूत देखा हो। भक्षक, ये कौशल मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। खांसी तारांकन। इवान ने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर खून की खांसी की। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। यह उसके नाजुक युवा दिल के लिए बहुत ज्यादा था। भाड़ में जाओ। 1 मिनट की खामोशी के बाद जैसे स्विच चालू हो गया हो, इवान अपने सदमे की स्थिति से बाहर आया और जोर से चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता? क्या मेरे पास मैना नहीं है? और जब तक मेरे पास मैना है मैं किसी भी कौशल का उपयोग कर सकता हूँ। इसका मेरे मानव होने से क्या लेना देना है? मैं जीएम से शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। ये स्क्रिप्ट गलत है। इवान ने शांत होने से पहले 1 और मिनट तक अपनी बकवास जारी रखी। भक्षक, ये कौशल मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह कौशल मानव शरीर के अनुकूल नहीं है। इवान ने फिर से अधिसूचना पढ़ी और गहरी सांस ली। उसने अपना फोन निकाला और खोजा कि काले राक्षस का भक्षक कौशल कैसे काम करता है। जब इवान ने पढ़ना समाप्त किया कि काले राक्षस का कौशल कैसे काम करता है, तो उसे अचानक लगा कि वह इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। काले राक्षस किसी भी राक्षस या मनुष्य को खा सकते हैं और फिर उसे ऊर्जा में बदलकर अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। ये काले राक्षसों का एक जन्मजात कौशल है। इस कौशल के कारण काले राक्षसों का पूरा चयापचय तंत्र मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। जब भी कोई काला राक्षस किसी राक्षस को खाता है तो उसका चयापचय तंत्र उसके भक्षक कौशल के साथ काम करेगा और उसके द्वारा खाए गए राक्षस की शक्ति के अनुसार उसके कोर के स्तर को बढ़ाएगा। ये कौशल काफी दुर्जेय है लेकिन इस कौशल का एक नुकसान भी है। इस कौशल की वजह से जब भी कोई काला राक्षस कुछ खाता है तो खाने के बाद उसे मिलने वाली ज्यादातर ऊर्जा उसके कोर के स्तर को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाती है। चून की ज्यादातर ऊर्जा उसके कोर के स्तर को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए उसे हमेशा भूख लगती रहेगी। चाहे वह कितना भी खा ले, वह अपनी भूख को कभी शांत नहीं कर पाएगा और उसे हमेशा खाने की जरूरत रहेगी। इसलिए कई लोग काले राक्षसों को शापित राक्षस कहते हैं जो कभी शांति महसूस नहीं कर सकते। इंटरनेट पर एक वीडियो भी था। जब उसने यह वीडियो देखा तो इवान को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया कि वह इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता।
वीडियो में एक काला राक्षस पिंजरे में फंसा हुआ था। पहले 2 दिनों तक काला राक्षस ठीक था और बस पिंजरे को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब वह पिंजरे से बाहर नहीं आ पाया तो उसने भूख के कारण खुद को खाना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि चूंकि ब्लैक ऑगर के पास पुनर्जनन कौशल था, इसलिए उसने जो हिस्सा खाया था वह कुछ समय बाद पुनर्जीवित हो जाएगा और वह उसे फिर से खाएगा। इवान को लगा कि यह दृश्य काफी भयानक था, जैसे वह कोई हॉरर फिल्म देख रहा हो। हालांकि ब्लैक ऑगर बाद में भी मर गया क्योंकि वह मैना खत्म होने के बाद पुनर्जनन कौशल का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। हे भगवान! वीडियो पढ़ने और देखने के बाद इवान खड़ा हो गया और अपने कमरे से बाहर भाग गया। इवान 15 मिनट बाद अपने कमरे में वापस आया। उसके हाथ में एक एक्सरे था। ये पढ़ने के बाद कि डिवाइडर कौशल कैसे काम करता है, इवान जल्दी से अकादमी के मेडिकल हॉल में अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को देखने के लिए गया। हालांकि यह पहले से ही कहा गया था कि वह कौशल का उपयोग नहीं कर सकता है, फिर भी वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि कौशल के लिए इस तरह के दुष्प्रभाव हैं, तो मैं अपने मोनाक कोर का उपयोग करके ब्लैक ऑगर कोर को अवशोषित करने की कोशिश कभी नहीं करता। इवान ने बड़बड़ाया और अचानक खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि वह इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। कौन हमेशा के लिए भूख महसूस करना चाहेगा? हाँ, कौशल अच्छा है और इससे उसे अपनी प्रगति की गति को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिली होगी, लेकिन इवान हमेशा भूख महसूस नहीं करना चाहता क्योंकि वह अपनी प्रगति की गति को बेहतर बनाना चाहता था। यह उसके लिए एक टॉर्चर होगा। मैंने सोचा था कि इस कौशल की मदद से मुझे कोर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं केवल कोर का उपयोग करके ही सुधार कर सकता हूँ। इवान ने आह भरी और अपने मंदिरों को मालिश किया। उसे जिन कोर में सुधार करने की ज़रूरत है उनके बारे में सोचने से ही उसे बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया। अपने मोनाक कोर के स्तर को बेहतर बनाने के लिए 100 से ज़्यादा सी रैंक कोर, फिर अपने प्राइम कोर के स्तर को बेहतर बनाने के लिए और कोर। इवान सोच भी नहीं सकता कि इतने सारे कोर इकट्ठा करने में उसे कितना समय लगेगा। उसे पता था कि वह जल्दबाजी कर रहा है। उसे अपना मोनाक कोर मिले 1 महीना भी नहीं हुआ है और वह पहले से ही डी रैंक पर है। एफ रैंक से डी रैंक तक पहुंचने में उसे 1 महीने से भी कम समय लगा। अन्य शिकारियों को इस स्तर तक पहुंचने के लिए सालों बिताने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें सफलता के बाद अपनी नींव को स्थिर करने की आवश्यकता होती है। उनकी तुलना में इवान को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसे सामान्य शिकारी की तुलना में 2 गुना से अधिक कोर की आवश्यकता है, फिर भी वह उनसे तेजी से आगे बढ़ सकता है। मुझे कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। आइए पहले सी रैंक तक पहुंचने का प्रयास करें। शायद मेरी जॉब क्लास की मदद से मेरे लिए उच्च रैंक वाले राक्षसों का शिकार करना अधिक आसान हो जाएगा और मैं और भी तेजी से आगे बढ़ पाऊंगा। इवान ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह शापित कौशल एक शापित कौशल होगा। इवान ने शाप दिया और जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश की। लेकिन अचानक इवान को कुछ याद आया और वह अचानक उठ खड़ा हुआ। कैसे? इवान ने अविश्वास में कहा और फिर उसके चेहरे पर एक प्रसन्न भाव प्रकट हुआ। मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ? मैं वास्तव में एक मूर्ख हूँ। भक्षक, ये कौशल मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। इवान ने एक बार फिर कौशल को देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और एक बड़ी मुस्कान बनाई। हालांकि मैं वर्तमान में इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। इवान अपने कमरे से चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकला और अकादमी की प्रशिक्षण सुविधाओं की ओर चल पड़ा। कौशल भक्षक का परिणाम देखकर इवान काफी निराश था, लेकिन उसने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो इस कौशल की समस्या को हल करने में सक्षम हो सकता है और वह इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उसे विधि को आजमाने में काफी समय लगेगा, लेकिन इवान को तब तक जल्दी नहीं थी जब तक कि उसे लगा कि विधि काम करेगी। चूंकि वह कल वैलेरी के साथ जाने वाला है, इसलिए इवान ने वीआर रूम में अपने बचे हुए समय का उपयोग करने का फैसला किया। इवान वीआर रूम सुविधा में पहुंचा और अपने शिकारी कार्ड का उपयोग करके एक खाली कमरे में प्रवेश किया। उसके पास अभी भी वीआर रूम में लगभग 2 घंटे का समय बचा था। इन कुछ दिनों के दौरान इवान ने अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए कई सी रैंक के शिकारियों के साथ मुकाबला किया और अपने युद्ध कौशल को काफ़ी हद तक सुधारने में सक्षम था। पहली बार की तरह पिछले कुछ दिनों से इवान ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके ही लड़ाई लड़ी, लेकिन 2 दिन पहले इवान ने उन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने कौशल का उपयोग करके सी रैंक के शिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और उसे आश्चर्य हुआ, उसने पाया कि उसकी आयामी छाया बुलेट कौशल उसकी छाया बुलेट कौशल की तुलना में काफ़ी अलग है। आयामी छाया बुलेट, आप अपनी सीमा के 20 मीटर के भीतर सभी छायाओं का उपयोग एक माध्यम के रूप में एक बार में 5 छाया बुलेट तक शूट करने के लिए कर सकते हैं। छाया बुलेट की शक्ति आपके द्वारा उन्हें बनाने में उपयोग किए गए मैना पर निर्भर करती है। 5% संभावना है कि शैडो बुलेट से मारे जाने के बाद डिफेंडर 3 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। अपने शैडो बुलेट कौशल को मर्ज करने से पहले इवान शूट करने के बाद शैडो बुलेट को नियंत्रित नहीं कर पाता था।
लेकिन इस कौशल को डायमेंशनल शैडो नीडल्स कौशल के साथ मर्ज करने के बाद वह अब शूट करने के बाद भी बुलेट को नियंत्रित कर सकता है। जब तक बुलेट उसके 20 मीटर की रेंज में है, वह हवा में उनकी दिशा बदल सकता है। इसके अलावा अगर उसके आसपास कोई छाया नहीं है जिसे वह माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सके, तो भी वह बुलेट को वैसे ही शूट कर सकता है जैसे वह पहले शैडो बुलेट को शूट करता था। हालांकि इवान एक ही समय में 5 गोलियां चला सकता है, लेकिन वह गोली चलाने के बाद सिर्फ 3 गोलियों को नियंत्रित कर पाता है। उसके लिए अलग अलग गोलियों पर ध्यान देना और एक ही समय में उन सभी को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। जब इवान को पूरी तरह से समझ में आ गया कि डायमेंशनल शैडो बुलेट स्किल कैसे काम करती है, तो वह बिना पसीना बहाए आसानी से सी रैंक के शिकारियों को हराने में सक्षम हो गया। आज इवान एक बार फिर अपने कौशल का उपयोग करके लड़ने के बारे में सोच रहा था। लेकिन सी रैंक के शिकारी से लड़ने के बजाय इवान ने सी जोड़ रैंक के शिकारी से लड़ने का फैसला किया। चूंकि फ्रॉस्ट वर्ल्ड एक सी जोड़ रैंक का डंगॉन होगा, इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उनके खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। कृपया कठिनाई का चयन करें। एफ रैंक, ए रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक। इवान ने हमेशा की तरह सी रैंक चुना और उसके सामने एक और स्क्रीन दिखाई दी। सी रैंक या सी जोड़ रैंक। लेकिन इस बार सी रैंक के बजाय इवान ने सी जोड़ रैंक चुना। कृपया प्रतीक्षा करें, आपका मिलान किया जा रहा है। इवान को प्रतिद्वंद्वी से मिलान करने में अधिक समय नहीं लगा। आप स्पैरिंग एरिना में प्रवेश कर रहे हैं। शुभकामनाएं, शैडो मोनार्क। इवान के आसपास का वातावरण धुंधला हो गया और उसने खुद को घास के मैदान में खड़ा पाया जहां इधर उधर कुछ पेड़ थे। इवान के सामने एक सफ़ेद रोशनी चमकी और एक आदमी जो अपने मध्य 30 के दशक में दिखता है उसके सामने प्रकट हुआ। पुरुष ने इवान की तरह ही काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा ढका नहीं था। वह अपने दोनों हाथों में खंजर पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। डेथ लॉर्ड, 83 जीत 19 हार। वह एक हत्यारे की तरह दिखता है, इवान ने सोचा जब उसने डेथ लॉर्ड की उपस्थिति और उसके हाथों में खंजर देखे। जिस तरह से इवान उसे देख रहा था, डेथ लॉर्ड ने भी इवान को देखा और उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शैडो मोनार्क, 46 जीत 0 हार। तुम बेशर्म काले कंकाल हो, इवान को देखकर नर चिल्लाया और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ उसे देखा। इवान ने जब डेथ लॉर्ड की बात सुनी तो उसने अपनी आंखें घुमाईं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? नर ने एक बार फिर कहा, मैंने कई सी रैंक के शिकारियों को शैडो मोनार्क नामक खिलाड़ी के बारे में शिकायत करते देखा है जो एक उच्च सी जोड़ रैंक का शिकारी है लेकिन कम कठिनाई स्तर का उपयोग करके सी रैंक के शिकारियों को परेशान कर रहा है। क्या तुम्हारा काम हो गया? इवान बेवकूफ़ों से बात करके अपना सीमित समय बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सहजता से कहा, अगर तुम्हें कोई समस्या है कि मैं सी रैंक के शिकारियों को परेशान कर रहा हूं, तो तुम उनसे बदला क्यों नहीं लेते? मैं यही करने जा रहा हूं। मैंने तुम्हारी एक लड़ाई देखी और तुम्हारी शारीरिक शक्ति देखकर मुझे यकीन है कि तुम सी जोड़ रैंक के शिकारी हो। और जब सी जोड़ रैंक के शिकारियों की बात आती है तो मैं सबसे मजबूत में से एक हूं, डेथ लॉर्ड बोला और एक दांतेदार मुस्कान दिखाए। इवान ने पुरुष के आत्मविश्वास भरे स्वर को सुनकर एक भान उठाए, लेकिन अगले ही पल वह भी अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराया। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा, उसे हराने में उतना ही मजा आएगा। क्या तुम अपनी पहली हार का सामना करने के लिए तैयार हो? डेथ लॉर्ड ने कहा और अपनी लड़ाई की मुद्रा ले ली। इवान ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर हिला दिया। जब दोनों पक्ष तैयार हो गए तो उनके सामने उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं अपने सबसे मजबूत कौशल से 10 सेकंड से भी कम समय में इस घमंडी कमीने को खत्म कर दूंगा, डेथ लॉर्ड ने कहा और उसकी आंखों में भयानक काली रोशनी चमक उठी। 3, 2, 1 शुरू। अनंत रात। जैसे ही मैच शुरू हुआ डेथ लॉर्ड चिल्लाया और उसके शरीर से एक काली आभा निकली जिसने 1 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। इवान भी प्रतिक्रिया करने से पहले ही काली आभा में समा गया। अब जब तुम अनंत रात के क्षेत्र में हो तो देखते हैं कि जब मैं अपने खंजर से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा तो तुम कैसी प्रतिक्रिया करोगे। अनंत रात्रि एक ऐसा कौशल है जो अपने जादूगर के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को रात्रि में बदल देगा। अनंत रात्रि के क्षेत्र में आपका प्रतिद्वंद्वी 10 सेकंड तक कुछ भी देख, सुन या महसूस नहीं कर पाएगा। डेथ लॉर्ड को 100% यकीन था कि इस कौशल का उपयोग करके वह बिना किसी समस्या के बेशर्म काले कंकाल को हराने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि बी रैंक के शिकारी भी प्रभावित होंगे यदि वे अनंत रात्रि में फंस गए हैं। डेथ लॉर्ड ने देखा कि 1 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली काली आभा ने इवान को अपने साथ समाहित कर लिया। चूंकि उसके पास केवल 10 सेकंड थे, इसलिए डेथ लॉर्ड ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और इवान की ओर दौड़ा जो बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर देख रहा था। डेथ लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए देखा कि इवान बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर देख रहा था। तुमने उन कमज़ोर सी रैंक के शिकारियों को हराने में बहुत अच्छा समय बिताया। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते हो जो तुम्हारे समान स्तर का है, तो क्या होता है। डेथ लॉर्ड ने सोचा और वह इवान के पीछे आ गया।
उसके हाथ में जो खंजर थे वे भयानक काली रोशनी में चमक रहे थे और उसने उन्हें इवान की गर्दन की ओर वार किया। पिछली बार उसकी लड़ाई देखने के बाद मुझे लगा कि वह एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। शीर्ष पर होने के दुख और अकेलेपन को पहचानो, मृत्यु के देवता ने सोचा जब उसके खंजर इवान की गर्दन के सामने पहुंचे, जो बिना सिर के मुर्गे की तरह इधर उधर देख रहा था। लेकिन जब खंजर इवान की गर्दन काटने ही वाले थे तो उसने अपने मुखौटे के पीछे एक चालाक मुस्कान बनाई। स्विश! मृत्यु के देवता के चेहरे के भाव, जो शीर्ष पर होने के दुख और अकेलेपन को दर्शा रहे थे, तब बदल गए जब इवान, जो बिना सिर के मुर्गे की तरह इधर उधर देख रहा था, अचानक एक छाया में बदल गया और अपनी जगह से गायब हो गया। गर्दन काटने के बजाय उसके खंजर हवा में ही कट गए। मृत्यु के देवता ने कभी नहीं सोचा था कि इवान उसके हमले से बच पाएगा, क्योंकि उसे यकीन था कि इवान अपने कौशल के कारण कुछ भी देख, सुन या महसूस नहीं कर पाएगा। इवान ने जिस तरह से अचानक उसके हमले को टाला, उसके कारण वह अपना संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि डेथ लॉर्ड अपना संतुलन वापस पा पाता, उसे लगा कि कोई उसके सिर पर उंगली रख रहा है। धमाका! डेथ लॉर्ड ने बेशर्म कंकाल की आवाज़ सुनी और एक गोली उसके सिर में जा लगी। डेथ लॉर्ड का शरीर भ्रम में बदलने लगा और अचानक हुई घटनाओं से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कैसे? डेथ लॉर्ड ने सोचा, क्योंकि उसका आधा शरीर पहले ही अखाड़े से गायब हो चुका था। वह भी कुछ पल पहले ही शीर्ष पर था। वह काला कंकाल अनंत रात के अंदर उसके हमले से कैसे बच सकता है? उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह आदमी बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर देख रहा था। ये स्क्रिप्ट गलत है, रुको! अचानक डेथ लॉर्ड ने कुछ सोचा और उसकी आंखें, जो पहले ही अखाड़े से गायब हो चुकी थीं, झटके के कारण चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आदमी अनंत रात से प्रभावित नहीं था और शुरू से ही ऐसा कर रहा था ताकि वह मुझे चौंका सके? लेकिन एक सी जोड़ रैंक का शिकारी अनंत रात के प्रभाव का विरोध कैसे कर सकता है? डेथ लॉर्ड ने सोचा और फिर एक और बात उसके दिमाग में आई। उस आदमी ने कभी नहीं कहा कि वह सी जोड़ रैंक का शिकारी है। डेथ लॉर्ड ने अपने दांत पीस लिए जब उसे आखिरकार समझ में आया कि क्या हुआ। वह कमीना बी रैंक का शिकारी है और शुरू से ही मेरे साथ खेल रहा था। एवन ने हंसने से बचने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने डेथ लॉर्ड के शरीर को एरेना से गायब होते देखा। जाहिर है इवान बी रैंक का शिकारी नहीं है, जैसा कि डेथ लॉर्ड सोच रहा था। वह अभी भी डी रैंक का शिकारी है। अनंत रात! इवान ने बड़बड़ाया और हंसा। जब डेथ लॉर्ड ने अनंत रात का इस्तेमाल किया और इवान काली आभा से घिर गया तो उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि काली हो गई है, उसकी सुनने की शक्ति चली गई और स्पर्श और गंध जैसी उसकी अन्य इंद्रियां भी सीमित हो गईं। लेकिन एक सेकंड के बाद ही, हालांकि उसकी अन्य इंद्रियां सीमित रहीं, उसकी दृष्टि सामान्य हो गई और वह बिना किसी समस्या के सब कुछ ठीक से देख पा रहा था। इवान एक पल के लिए भ्रमित हो गया जब उसे याद आया कि अपने मोनाक कोर को पाने के बाद वह बिना किसी समस्या के अंधेरे में देख पा रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह नाइट विजन जैसा है, लेकिन जब उसने देखा कि अनंत रात्रि जैसी कुशलता भी उसकी दृष्टि को सीमित नहीं कर सकती, तो इवान को लगा कि उसकी दृष्टि नाइट विजन से कहीं बेहतर है। अपनी दृष्टि वापस पाने के बाद भी इवान ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह कुछ भी देख या सुन नहीं सकता और अनंत रात्रि से प्रभावित था। जब डेथ लॉर्ड आखिरकार उसके पास पहुंचा तो उसने हमले से बचने के लिए शैडो वॉक का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में शैडो बुलेट से उसे खत्म कर दिया। मुझे लगा कि मैं सी जोड़ रैंक के शिकारी से अच्छी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे बेवकूफ़ से मिलूंगा जो खुद को मेरे सामने एक थाली में परोस कर पेश करेगा। इवान ने बड़बड़ाया और एक अलग प्रतिद्वंद्वी की तलाश करने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने एक संदेश आया। आपको एक मित्र अनुरोध प्राप्त हुआ है। संदेश देखकर इवान ने भौहें उठाईं और जांच की कि उसे मित्र अनुरोध किसने भेजा है। लेकिन जब उसने मित्र अनुरोध भेजने वाले व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा अजीब हो गया। डेथ लॉर्ड! यह आदमी मुझसे क्या चाहता है? इवान ने सोचा और एक पल सोचने के बाद उसने मित्रता अनुरोध स्वीकार कर लिया। जैसे ही इवान ने मित्रता अनुरोध स्वीकार किया, उसके सामने एक और संदेश आया। आपका मित्र डेथ लॉर्ड आपको मैच के लिए चुनौती दे रहा है। स्वीकार अस्वीकार? तो यह आदमी मुझे फिर से चुनौती देना चाहता है। इवान ने बड़बड़ाया और चुनौती स्वीकार कर ली। वह डेथ लॉर्ड की असली ताकत भी देखना चाहता था, क्योंकि उसने कहा था कि वह काफ़ी शक्तिशाली है। इवान जानता था कि उसने पिछला मैच जीता था क्योंकि उसने उसे चौंका दिया था। अगर उसने अनंत रात का उपयोग करने के बजाय अन्य कौशल के साथ इवान से लड़ाई की होती तो उसके लिए मैच जीतना इतना आसान नहीं होता। जब इवान ने चुनौती स्वीकार की तो उसके सामने एक सफ़ेद रोशनी चमकी और डेथ लॉर्ड एक बार फिर प्रकट हुआ।